हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारे अति थर्ड जो हमारी बुक है, उसी को हम लोग आपका देख रहे हैं। और हम अपने चलते हैं चैप्टर पर और हमने देखा कि कैसे लोग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, लोग कैसे उसका विरोध कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ से विरोध हुआ, नाना साहब कैसे उसमें कूदे हैं और बहुत सारे जो आपके राज्य हैं, वो लोग कैसे विरोध कर रहे हैं। इन सब विषयों को हम लोग आपका देख रहे थे और हम वापस चलते हैं सीधा अपने डिजिटल बोर्ड पर और हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जनता बगावत करती है 1857 के बाद, ये स्थिति को हमने पढ़ा। इसके साथ ही हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें देखा, क्या सरकार की नीतियाँ थीं, किस तरह से लोगों का रिएक्शन आया, रिएक्ट कैसे किया लोगों ने, क्या कार्रवाई की गई, कैसे नवाबों की सत्ता छिन गई और राजस्व कैसे-कैसे करके उनके पास से धीरे-धीरे करके जो था वो जा रहा था। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने इसमें आपका बहुत अच्छे से गौर करके जो है आपका देख लिया था और इस पर बात भी कर ली थी। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं और कैसे कंपनी आपका जो आपके दत्तक पुत्र हैं, उनको वो आपका मान्यता नहीं देती, ठीक है? वो जो आपका निवेदन लोग अपना करते हैं, वो कैसे आपका ठुकरा देती है और 1801 में कैसे अवध के साथ जो था, वो संधि को आपका थोप देती है। इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया और 1856 में अंग्रेजों ने उसके कब्जा ले लिया। लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासतों का शासन ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए अवध को हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें मिला लेंगे। शासन को दुरुस्त करने की बात की गई और देखेंगे आपकी 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद कोई भी परिवार लाल किले पर नहीं रहेगा, नहीं कहीं बसाया जाएगा। और उसके बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर ही क्या होंगे, आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से अच्छे से हमारे सामने आ गई थी और आखिरी मुगल बादशाह भी होंगे। मृत्यु के बाद उनके वंशज भी बादशाह माने जाएंगे। ये चीजों को हमने इसमें देख लिया कि कैसे बादशाह होंगे, क्या कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए किसान और जो आपका सिपाहियों का विद्रोह हुआ, क्योंकि जो सिपाही और किसान विद्रोह कर रहे थे, वास्तव में किसान और सिपाही आपस में जुड़े हुए। तो गांव किसान और सिपाहियों के बीच जो है, हम आपका धर्म जाति वहाँ लोगों की भ्रष्ट हो रही थी, लोगों की जो आस्था है उनको ठेस पहुंच रही थी। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये सारी चीजें हैं, हमारे जो हमारा धर्म है, ये उसको भ्रष्ट करने को लेकर अंग्रेज उतारू हैं, जिससे भारतीय सिपाहियों का जो असंतोष है, इसी वजह से बढ़ रहा था। कुछ उनके वेतन भत्ते, सेवा शर्तों के निर्धारण में आपकी परेशानी थी। भावनात्मक ठोस उनको पहुंची, उनके धर्म जाति को भ्रष्ट होने की संभावना थी। समुद्र की यात्रा वो लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इन सब चीजों से ऐतराज करते थे। हुक्म ना मानने के कारण उनको सजा दी गई। बहुत सारे अधिकारियों को, अंग्रेजों को जो है जॉब से भी आपका निकाल दिया गया और सिपाहियों की हालत क्या हो गई, बद से बदतर हो गई। और ये सारी चीजें हमको आपका इसमें दिखाई दी और आपका देखने के लिए भी हमको मिली। तो सुधारों की जो आपका प्रक्रिया है वो हमने देख ली कि सुधारों की क्या प्रक्रिया है और आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से काम करती है। अंग्रेजों को लगता है कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। अंग्रेजों ने क्या कोशिश की थी कि भारतीय समाज को सुधारेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि आपका सती प्रथा को हमको रोकना और सती प्रथा पर उन्होंने आपकी रोक लगाई। विधवा आपका विवाह को बढ़ाया। अंग्रेजी भाषा में आपका जमकर उन्होंने आपका प्रोत्साहन किया कि अंग्रेजी भाषा को आपका बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक।
और इसी के बाद 1830 के बाद ईसाई मिशनरी ने खुलकर काम किया, उनको संपत्ति जुटाने, जमीन जुटाने को, सब चीजों को छूट दे दी। और 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसे ईसाई धर्म अपनाया जाना और भी आसान हो गया। यानी कि 1850 के बाद अगर कोई व्यक्ति ईसाई बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते आपका खोल दिए गए। इस प्रावधान यह कानून का प्रावधान है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो वो आपका पुरखों की संपत्ति का अधिकार कर लेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन था कि अंग्रेज उनका धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज पुनर्शैली को नष्ट कर रहे हैं, ठीक। और दूसरी तरफ ये सारी चीजें आपकी पनप रही थी और हमने बहुत सारे दो इसमें एग्जाम्पल्स को भी पढ़ा, इन चीजों के भी हमने गौर करके एक एक करके इसमें देख लिया। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे आपका सिपाही संघर्ष हुआ और राजा और प्रजा के बीच कैसे संघर्ष फैला और इन संघर्षों के बीच क्या खलबली मची हुई थी। 1857 की जो क्रांति थी उसमें ये सारी चीजें आपका दिखाई दी। तो ये सारी चीजें हुई और ये सारी चीजें हम उसको महसूस किया, हमने देखा, ठीक है। और कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा भारी सशस्त्र जो था आपका विद्रोह है, ठीक है। और इसको देखते हैं फिर क्रांति कैसे आपका मेरठ से दिल्ली पहुंच गई। मंगल पांडे जैसे आपके नेतृत्वकर्ताओं ने उसको जारी किया और 8 अप्रैल को युवा मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिनों के बाद यानी कि अप्रैल और लगभग 1 महीने के बाद मई में वापस चीजें हुई और 10 मई को मेरठ में जबरदस्त क्रांति और इन सब चीजों पर धावा बोल दी। बंदूक और हथियार बाप के कब्जे में ले लिए गए, अंग्रेजों की इमारतों पर आग लगा दी और अपना हक जताने की बात की गई। तो ये सारी चीजें आपका हुई और इनको आप देख सकते हैं। मेरठ में कुछ सिपाहियों की एक टोली थी जो 10 मई को रात घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई और खबर फैलने लगी दिल्ली में तैनात टुकड़ी ने बगावत कर दी है। अंग्रेज अफसर मारे गए, विदेशी सिपाहियों के हथियार गोले बारूद बाप कब्जे में ले लिए गए, ठीक। और बहुत सारी इमारतों को आग लगा दी गई। ये सारी चीजें इसमें हुई, ठीक है। और दिल्ली पहुंचा और सब चीजों को अपने हाथ में लिया। कैसे बगावत आपने फैली, आपने इसका भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से बगावत जो है अपना उग्र रूप वो आपका ले चुकी थी। बहादुर शाह जफर इन सबको नेता घोषित किया। भारतीय राज्यों को संघ बनाने का आह्वान करने के लिए बात की गई। कुछ मुद्दे उथल पुथल हो गए, कुछ शांति में आपकी बातें की गई, हिम्मतें और उम्मीदों का विश्वास मिला और नाना साहब जैसों ने विद्रोह किया। फिर विद्रोह कानपुर, दिल्ली, आगरा जैसे कुछ कस्बों में फैला और इस तरीके से अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने अपने बेटे बिरजिस कादिर को नया नवाब घोषित कर दिया और इस तरह से विद्रोह आपका बढ़ता चला गया। अब हम अपना यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, विद्रोहियों की आपके टोली के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। कह रहे जितने बड़ी मात्रा में विद्रोही थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों की संख्या क्या थी, उनसे बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। कौन हारे? अंग्रेज। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों के विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खास तौर पर अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। अवध जो था, चारों तरफ यही विद्रोह हो रहा था। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइल्स ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेज दिया कि 6 अगस्त 1957 को लेफ्टिनेंट कर्नल आपका टाइटर को क्या भेज दिया? आपका टेलीग्राम भेज दिया। उसमें अंग्रेजों को भय को व्यक्त किया गया। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या में लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण आपके नेता सामने आए हैं। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने भविष्यवाणी कर दी है कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके हैं और जनता क्या चाहती है, इस आधार पर उन्हें अपने समर्थकों की विशाल संख्या जुटा ली है।
इसके समर्थक के साथ साथ वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ पहुंच गए हैं। यानी कि संख्या तो हो गई है, लेकिन संख्या के साथ वो लोग लड़ने के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं। लखनऊ से अब नंबर कहां का था? दिल्ली। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए से गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए हैं। बरेली के सिपाही बख्त खान ने भी लड़ाई में आबाद की। तो बरेली से कौन आ गए हैं? बख्त खान। विशाल टुकड़ी दिल्ली पर कूच करवा दिया और बगावत कर दी। और बिहार के एक हैं आपके, एक पुराने जमींदार हैं जिनका नाम क्या है? तो आपके कुंवर सिंह ने आपका विद्रोही सिपाहियों का साथ दे दिया है। यानी कि विद्रोही सिपाही में कौन आ गए हैं? कुंवर सिंह उनका साथ दे रहे हैं। ठीक। महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेगी। तमाम इलाकों के नेता और ईद के मैं आपका हिस्सा लिया। ये हैं वीर कुंवर सिंह, आपको दिखाई देंगे। ये कहाँ के हैं वीर कुंवर सिंह? ये आरा के हैं। आरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में, वहां के हैं कुंवर सिंह। इन्होंने भी आपका 1857 के विद्रोह में बहुत बड़ा आपकी भूमिका निभाई और इस क्षेत्र में सब लोग इन्हें पहचानते हैं कि 1857 में कैसे आपका विद्रोह हुआ। देख लिया? क्लियर है? अब ब्रिटिश टुकड़ियों विद्रोह पर हमला करती हैं, जिन्हें दिल्ली के लाल किले के दाएं तरफ, सलीमगढ़ किले के बाएं तरफ आपका कब्जा किया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कब्जा हुआ। और सिपाही विद्रोह में मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए, तो इस तरह से विद्रोही जो लोग हैं वो आपका दिल्ली से, सॉरी, मेरठ से दिल्ली की तरफ अपना कूच करते हुए, ठीक है, तो आपके कूच कर रहे हैं और आप इनको देख सकते हैं। कह रहे हैं विद्रोही सिपाही मेरठ से आपका दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। अंग्रेज सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को आपका तोड़ना मुश्किल हो गई थी। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजों में ज्यादा हथियार गोलाबंद पहुंच गए और जिन्हें खींच ली और कतार में 7 लंबी आपका मील हमको दिखाई दिया। इस उथल पथल के नाम के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई, विद्रोह को जल्दी वापस सजा देने का कानून बनाया और विद्रोह में केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 को दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलवाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्हें बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी। सोचिए, अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन पर मुकदमा चला और उनको आजीवन कारावास की सजा मिली और उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी। बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल अक्टूबर 1958 को रंगून भेज दिया गया। इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है ये ऐसा बदनसीब बादशाह था जिसे अपने मरने के बाद अपने देश में 2 गज जमीन तक नहीं मिली, क्योंकि इनको कहां दफना गया है? रंगून में। किसको? बहादुर शाह जफर को। ठीक। तो ये कंडीशन थी जब ये आपके वहां फंसे थे। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं कि विद्रोह समाप्त हो चुका था। इसके बाद लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत विशाल की ताकत पर कुचलने की गई। अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ ने अंग्रेजों पर कब्जा कर लिया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हो गई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। यानी कि जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को आपका मार दिया गया और ऐसे ही लड़ रही थी अवंतिकाबाई लोधी और उन्हें खेड़ी की शुरुआत की विजय में बाद में अपने अंग्रेजों ने घेर लिया और वो फिर शहीद हो गई। तो इस तरीके से एक एक करके अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके सब लोगों को, विद्रोहियों को धीरे धीरे करके आपका समाप्त करना शुरू कर दिया। ठीक।
तात्या टोपे मध्य भारत में जंगलों में रहते थे, आदिवासी और किसान की सहायता में छिपकर युद्ध चलाते थे। जिस तरह युद्ध के खिलाफ मिली असफलताओं से विद्रोह को उत्साह मिला था, उसी तरह ताकत हार से लोगों की हिम्मत भी टूटने लगी। कि जिस तरह से लोगों की आपकी हिम्मत बढ़ी थी ना कि हमको सफलता मिल रही है, उससे ज्यादा वो टूटनी शुरू हो गई, क्योंकि दिल्ली जब उनके हाथों से निकला तो लोगों को लगा कि अब अंग्रेज हर जगह मजबूत अपना वर्चस्व कर रहे हैं और समस्या जो है आपकी बढ़ने लग गई। अंग्रेजों ने भी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार स्वामियों, लोगों के इनाम लेने का ऐलान कर दिए। उन्हें विश्वास दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की, तो वो सुरक्षित रहेंगे और जमीन के अधिकार और दावे बने रहेंगे। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही, विद्रोह, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चले और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जिन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया था, धीरे धीरे करके उन्होंने अंग्रेजों ने अपना एक एक करके उन्होंने वापस अपना कब्जा कर लिया। तो ये देख सकते हैं, दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया। ये देखिए क्या करा, कश्मीरी गेट को अंग्रेजों ने बारूद से उड़ा दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 में आखिरकार तक देश पर द्वारा नियंत्रण कर लिया। यानी कि 1859 तक देश पर द्वारा नियंत्रण अंग्रेजों का ही हो गया। यानी कि वापस से अंग्रेजों ने क्या कर लिया, पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक, लेकिन अब वे पहली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे आपके निम्नलिखित थे। ब्रिटिश संसद ने 1858 का एक अधिनियम पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। यानी कि जो पहले कंपनी शासन कर रही थी, उस कंपनी के अधिकार के रूप में ये सारे शासन अब वहां उनको फ्री कर दिया गया और ये किसके हाथों में आपके सौंप दिए गए, तो आपको पता होना चाहिए अब ये ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। ठीक, ताकि भारत मामलों में ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। क्यों कर सकें, ताकि हम उनको बेहतर ढंग से संभाल सके। इसलिए वो कहां पहुंचा दिया गया उनको कि भैया अब इनको अच्छे से हम लोग संभालेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, बल्कि शासन ब्रिटिश राज्य यानी कि महारानी के हाथों में रहेगा। ब्रिटिश मंडल का एक सदस्य भारत मंत्री के रूप में नियुक्ति की गई। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा दिया गया। उसने सलाह दी के लिए एक परिषद का गठन किया। इंडिया काउंसिलिंग कहा गया। भारत के गवर्नर को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार इंग्लैंड राजा रानी के आपके नीचे प्रतिनिधित्व किया गया और फलस्वरूप अंग्रेजों की सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधी क्या कर ली, अपने हाथ में ले ली और अपने हाथ में उनको सौंपा। ठीक, तो पहला तो ये कहानी हुई कि एक भारत मंत्री के रूप में पद बढ़ा और एक परिषद का गठन किया गया और इस परिषद को कहा गया इंडिया काउंसिल और भारत गवर्नर जनरल को ओहदा दिया गया। इस प्रकार इंग्लैंड के राजा रानी को नीची प्रतिनिधि घोषित कर दिया और अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। यानी कि अब भारत शासन कहां से चलेगा, तो महारानी चलाएगी, ब्रिटिश संसद उसको चलाएगी। यानी कि अंग्रेजों को अब नियम ऑर्डर जारी करने कहां से आएंगे,
लंदन से होंगे। पहले कहाँ से करते थे? यहाँ के गवर्नर, यहाँ के जर्नल, गवर्नर जनरल, जो आपके प्रेसिडेंशियल हेड्स थे, वो लोग इन सारी चीजों को अच्छे से किया करते थे। तो अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के विद्रोह में पकड़ी गई, ध्यान रखा, और ये सारी चीजें आपका हुई। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। वे अपनी रियासतों, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को छूट दे दी गई कि अपनी रियासत को अपने वंशों में दे सकते हैं, अपने दत्तक पुत्रों को एक्सेप्ट करा सकते हैं, और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया है कि ब्रिटेन की रानी का अपना अधिपति स्वीकार कर लें। और कह रहे हैं कि अगर तुमने ब्रिटेन की महारानी का अधिपति स्वीकार कर लिया तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि वो बेसिकली इसलिए बात कर रहे थे। इस तरीके से भारतीय समाज को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। भारतीय सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय साम्राज्यों के सिपाही फैसले को बढ़ाने के लिए दिया गया। अभी तक यह तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाही को भर्ती करने की बजाय गोरखों, सिखों और पठानों से ज्यादा भर्ती किया जाएगा। भर्ती किसे करना है? अवध के लोगों को करना है, बिहार के लोगों को करना है, इन सब लोगों को आपका भर्ती करना है। गोरखा और जो मराठा हैं उनको भर्ती करेंगे। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। निसंदेह शत्रु के भाव देखा गया। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्हें ही खड़ा कर दिया गया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों को धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से सम्मान किया जाए, ठीक, और ये सारी चीजें किए जाए। भूस्वामियों और जमींदारों को रक्षा करने के लिए उनके अधिकार को स्थानांतरित किया गया और इस तरीके से उनको दिखाया गया। जितने भी भूस्वामी जमींदार थे उनकी रक्षा करने की बात की गई। जमींदारों को अधिकारों को स्थायित्व वहां देने की नीति बनाई कि जो भी जमीन रहेगी आपको स्थायी तौर पर रहेगी, आपकी जिम्मेदारी छीनी नहीं जाएगी। मुसलमानों को की जो बड़े पैमाने पर जो आपकी संपत्ति थी वो सारी अंग्रेजों ने आपका जब्त कर ली। निसंदेह आपका शत्रु की भावना से देखा जाने लगा कि भाई जितना विद्रोह किया है वो आपका मुसलमानों ने किया है। इस तरह की जो सोच थी उनके प्रति आपका बन गई, ठीक। तो ये ऐसे सारे कारण रहे जो अंग्रेजों को आपका देखने पड़े और देखने को मिले। चलिए, तो एक बार इस पर गौर करके अच्छे से देख लीजिए। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? चलो, अब ये वो कुछ क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। एक बार इस मैप को देखिए, आपको कुछ बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, फैजाबाद, कानपुर, प्रतापगढ़, नौरगढ़, बनारस, दीनापुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, गोंडा, बहराइच, जालंधर, सहारनपुर, सियालकोट, फिरोजपुर, देखिए ये सारे आपको दिखाई देंगे। देख रहे बच्चों? देखिए एक बार अच्छे से तो आपको समझ आएगा। देख लीजिए बच्चों एक बार आप, तो आप अगर देखेंगे थोड़ा सा मैप, अगर आप इसको समझेंगे तो एक चीजें बड़ी अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, मान लीजिए अब मेरठ से विद्रोह गया तो मेरठ के पास में क्या पड़ती है? दिल्ली। इसलिए विद्रोह कहां पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। अगर आप देखेंगे तो अगर आपसे प्रश्न पूछ जाए कि भाई मेरठ का विद्रोह दिल्ली ही क्यों पहुंचा, क्योंकि मेरठ से दिल्ली पास पड़ता है इसलिए। और पैसे भी आपका यहाँ भी एक इनकी बहुत बड़ी आपकी इन्फेंट्री थी। मेरठ में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी छावनी आपको देखने के लिए मिलेगी। दिल्ली में भी थी, तो पूरी जो छावनी के सिपाही थे वो बहुत बड़ी मात्रा में कहाँ गए थे? उधर गए।
फिर आप देखेंगे मेरठ के पास मुरादाबाद और आपका बरेली पड़ता है। फिर बरेली से आप आगे जाएंगे तो यहाँ आपको क्या पड़ेगा, लखनऊ, और लखनऊ के बगल में ये आपको कानपुर पड़ेगा, कानपुर और फैजाबाद पड़ेंगे, और कानपुर के बगल में पड़ेगा झांसी। तो ये मेन गढ़ रहे थे क्रांति के, ठीक है। दाएं बाएं को आप अगर ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको जो आपका बंगाल है, बंगाल की तरफ ये सारी चीजें आपकी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बिहार जो है उस क्षेत्र में तरफ आप इसकी तरफ आगे बढ़ सकें। अब हम इसमें बात करते हैं खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। 1857 की घटना से पहले उसी प्रकार की घटना 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई, और अध्ययन करना है, इस बात पर विचार करना है कि शिक्षा प्रद होगी आज कैसे अंग्रेज औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश में विभिन्न हिस्सों में असंतोष का निर्माण कर रहे हैं। खुर्दा जो कि उड़ीसा क्षेत्र में आपका दक्षिण पूर्व का एक भाग है और एक छोटा सा राज्य था, 19वीं सदी की शुरुआत में 105 गढ़ और 60 बड़े और 1109 छोटे गांव से मिलकर बना था। एक छोटा सा राज्य था और उस बताए कितने गढ़ उसमें थे। यह एक जनबाहु क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र था। उसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्वयं अधीनस्थ 4 परगनों तथा जगन्नाथ मंदिर का संचालक करने का अधिकार दिया। 14 गढ़ों के प्रशासनिक दायित्व को पूर्व में दबदबा में आकर मराठों को सौंपना पड़ा। उन्होंने उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंददेव द्वितीय की दुर्दशा से विचलित थे, अतः अंग्रेज और मराठों के बीच संघर्ष जारी होने का एक मौका दिखा। उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्र से तथा जगन्नाथ मंदिर को देख रेख से संबंधित अधिकार की पुनः प्राप्ति की, ठीक, और मशवरा शुरू कर दिया। परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन मुद्दों को किसी न किसी तरह सकारात्मक कार्रवाई करने की कोई रुचि आपके नहीं दिखाई। परिमाणतः क्या हुआ, आपके परिमाण था, अब उसका कुछ रिजल्ट निकला। उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ बैठने और गुप्त समर्थन करने और जबरदस्त अंग्रेजों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से अपने पद पर विस्थापित हो गए। अंग्रेजों को शासन मिला, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ हुआ। भू संपत्ति का राजस्व में दशांश किया। अंग्रेजों ने जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व किया। निवासीपुरी में निश्चित किया। अनैतिक व्यवस्थाओं से उड़ीसा के दमनकारी विरोध, विदेशी शासन के ऐसे युग का प्रारंभ हुआ। 1857 का एक गंभीर शस्त्र समागर का मार्ग प्रशस्त हुआ। खुदरा में अपने अधीन तुरंत अंग्रेजों के राजस्व निर्मित जमीन पर लगाने की नीति अपनाई। इससे राज्य के पूर्व वर्ग पाइका का नाम से जाना जाता है, उनका जीवन पर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति का भयावह राजस्व की मांग, अनुचित मांग वृद्धि दमनकारी तरीकों से बढ़ गई। यह कार्यवाही फलस्वरूप 1805 से लेकर 1817 के बीच बड़े पैमाने पर जमीन छोड़कर फिर चले गए। अंग्रेजों के अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व की आपका नीति चलने लगी, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता और रैयतों का भुगतान देखने को मिली, और हर राजस्व की मांगों के विरुद्ध यह आपका प्राकृतिक आपदाओं के समय में कोई आपका जरूरत नहीं था। उड़ीसा में ऐसी आपदा आकर्षित रहती है, बाकायदा जमीन के केस षड्यंत्र अधिकारियों में या फिर बंगाल में आपके सट्टेबाजी से आपका बचा दिया। तो बहुत सारी चीजें थी जो उस समय हुई और उन्होंने उनको आपका सेफ जोन में रखा। खुदरा से विस्थापित राजा
वंशानुगत सेनानायक जगत बंधु विद्याधर महापात्र भ्रमराव ने उन्होंने वहां लोगों को बख्शी जगत बंधु के नाम से जाने जाते थे। वे ऐसे देखरेख वाले हुए जमींदारों में से एक थे जिनका व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए। अपनी जमीन के वहां बदले अपनी जमीन से बेदखल होते लोगों को देखकर संघर्ष करने का निश्चय किया। 2 साल तक उन्होंने खुर्दा में स्वेच्छाधिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए समय के साथ साथ आपके तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गईं। अंग्रेजों द्वारा इन क्षेत्रों में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। नई मुद्रा राजस्व में भुगतान करना पड़ा था। खाद्य संबंधी कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। नमक आपूर्ति में कमी आई। नीति चलनी और दुर्भाग्य से उड़ीसा के परंपरागत इन सारी चीजों का वंचित इन सब चीजों में आपका इनको देखना पड़ा या इनको देखने के लिए आपका मिला। स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी के कारण उड़ीसा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदार का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र विद्रोह ने और भयावह आवार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम तब शुरू हुआ जब पाइकाओं ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य जगह पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करके सरकारी खजाने पर एक बड़ी रकम लेकर शीघ्र ही खुद के केंद्र की घटना में अलग अलग दिशाओं में फैला दिया गया। उत्साह से पूर्व जमींदार और रैयतों के साथ पाइका मिल गए और उनके साथ उन्होंने उत्पीड़ित किया और कर मत दो का अभियान चला। अंग्रेजों ने पाइकाओं के स्थान से हटने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को जक्सी बंधु ने क्या किया? जक्सी बंधु ने 5 से 10,000 पाइका और कंध जाति से योद्धाओं का अगुवाई पर पूरी पर कब्जा कर लिया। मुकुल देव को उनकी झवक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथपुरी के मंदिर के पुजारियों ने भी पाइका पर अपना भरपूर समर्थन प्राप्त किया। यानी कि पूरा समर्थन किसको मिल गया? जो पाइका लोगों का जो आंदोलन आपका चल रहा था और वापस से क्या हो गया? जगन्नाथपुरी अंग्रेजों के हाथों से निकलकर वापस उन लोगों के हाथों में ही आपका चला गया। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको मिली। तो इस तरीके से आपने 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में पाइका को लेकर जो आपके चीजें हुई, कैसे संघर्ष चला, अंग्रेजों का कहां विद्रोह का दमन किया, कैसे सामना किया, इन चीजों को आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।